सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स में हम क्या करवाते हैं, 10 क्वेश्चंस जो हैं हम करंट अफेयर्स के करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में भी लिस्ट करना, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कौन है जो डेली बेसिस पे अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, उनकी कितनी इंप्रूवमेंट जो है वो इस वीडियो के थ्रू हो रही है। और आपके अदर सजेशंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको और भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैब ग्रोन डायमंड्स। लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है? लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में बताना है। सबसे पहले है, लैब ग्रोन डायमंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट मिमिक्स द नेचुरल कंडीशंस ऑफ डायमंड फॉर्मेशन। बोल रहे हैं कि जो लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं जो मेनली बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में डायमंड बनता है उसी को मिमिक करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। उनको बोलते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स। सेकेंड है, दे कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल कार्बन एटम्स। बिल्कुल इसमें एक्चुअल कार्बन एटम्स होते हैं जो मेनली अरेंज होते हैं नेचुरल डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, दे एग्जिबिट डिफरेंट ऑप्टिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन कंपेयर टू नेचुरल डायमंड्स। तो याद रखना, लैब ग्रोन डायमंड्स की भी सेम ही ऑप्टिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट नहीं होती है। याद रखना, इनकी भी क्या होती है? सेम ही ऑप्टिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एज अगर आप नेचुरल डायमंड से कंपेयर करोगे, उनकी ऑप्टिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, वो डिफरेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है कि लैब ग्रोन डायमंड भी नेचुरल डायमंड जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क क्या होता है, वो मेनली लैब में बने होते हैं, ठीक है। वो लगभग उनकी सेम ऑप्टिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सेम कार्बन होते हैं, वैसे ही कंडीशन में उनको ग्रो किया जाता है। एक ये तो हो गया हमारे लैब ग्रोन डायमंड, ठीक है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट कितनी है? 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी, ठीक है। अब एक आप ध्यान रखना, एक तो होते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है, ये होते हैं, एक होते हैं डायमंड, एक होते हैं डायमंड सिमुलेंट्स। क्या होते हैं? एक होते हैं डायमंड सिमुलेंट्स, एक होते हैं लैब ग्रोन डायमंड। जो लैब ग्रोन डायमंड ये तो बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसे होते हैं, जबकि जो डायमंड सिमुलेंट्स है ना, ये ट्रू कार्बन क्रिस्टल नहीं होते, ये ट्रू कार्बन क्रिस्टल नहीं होते और इनकी सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती है, याद रखना। और इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। इन सिमुलेंट्स का जो डायमंड सिमुलेंट्स होते हैं उनका प्राइस भी काफ़ी लो होता है, उनका सेम कार्बन क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, ठीक है, उनकी सेम केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आप उनको नेकेड आई से पहचान सकते हो, ठीक है, कि ये जो है वे डायमंड सिमुलेंट्स हैं, वो एक्चुअल डायमंड नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हो जाता है उसके आंसर हो गया बी, ये हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो देखो, लैब ग्रोन डायमंड्स तो हैं, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल कंडीशन जैसे हैं। तो अब गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं? सबसे पहले 2023 के ही बजट में गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया है कि वो बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है वो उसको रिड्यूस करेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करेगी। जो सीड्स यूज़ होते हैं कहाँ पे? लैब ग्रोन डायमंड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो सीड्स यूज़ होते हैं उसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। कौन? यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि इनके प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितनी करेगी? 5% से निल कर देगी, ठीक है। 5% से निल मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0 कर देगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। सीड्स पे जो लैब ग्रोन डायमंड्स को जो बनाने में सीड्स यूज़ होते हैं उनके लिए जो कस्टम ड्यूटी है उसको 0 कर देगी, ठीक है। इसके अलावा 5 ईयर रिसर्च ग्रांट भी दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? IITs को दिया जाएगा, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें वो लैब ग्रोन डायमंड्स के फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा न्यू टैरिफ लाइन भी एक मतलब क्रिएट करने की प्रपोज की गई है, ताकि जो है ऐसे ही प्रोडक्ट्स को, ऐसे ही सिंथेटिक डायमंड्स को और ज़्यादा उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, ठीक है, ताकि बेटर आइडेंटिफिकेशन हो ऐसे चीज़ों की जैसे कि सिंथेटिक डायमंड्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेनली गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है लैब ग्रोन डायमंड्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब ये देखो
कि भाई हमारा लैब ग्रोन डायमंड्स को क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या है। डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो अप्रोच यूज़ की जाती है। पहली चीज़ क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्रोच यूज़ की जाती है, जो सबसे ज़्यादा ओफन है, सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा लिस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे कम खर्चीली है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली टेक्निक। ठीक है, तो इस प्रोसेस में मेनली हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। ठीक है, 730,000 इतना का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, एटलीस्ट 1500 सेल्सियस पे हमें इसका टेम्परेचर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड, ये जो इसमें क्या होता है, मेनली जो ग्रेफाइट है उसको मेनली एज डायमंड सीड की तरह यूज़ किया जाता है। याद रखना, इस प्रोसेस में मेनली ग्रेफाइट को फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय किया जाता है डायमंड सीड की तरह। ठीक है, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक मिनट रुको। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं क्या बता रही थी, ये तो एक हो गया हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली अप्रोच। दूसरी अप्रोच है हमारी केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, डिटोनेशन नैनो डायमंड्स, जो क्या प्रोड्यूस करता है, डिटोनेशन नैनो डायमंड्स को जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एक्सप्लोसिव क्रिएशन है इसकी। क्या है, एक्सप्लोसिव क्रिएशन। देखो, अगर हमें एक्सप्लोसिव क्रिएशन को प्रोड्यूस करना है तो केमिकल वेपर डिपोजिशन से क्रिएट करना पड़ेगा डायमंड्स को। ठीक है, और उसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, डिटोनेशन नैनो डायमंड्स प्रोड्यूस होंगे। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में हमें लैब ग्रोन डायमंड्स, जो सबसे ज़्यादा सस्ती टेक्निक है, वो चीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, अभी देखो ये न्यूज़ में क्यों है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड जो है यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को दिया है। ठीक है, इसीलिए जब वो स्टेट विजिट पे गए थे तब उन्होंने ये लैब ग्रोन डायमंड उनको दिया था। ठीक है, कहाँ पे बना था, ये गुजरात में बना था, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। कितने के एक्सपोर्ट करता है, $1.67 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स इंडिया करता है। क्या करता है, एक्सपोर्ट्स करता है। ठीक है, नेचुरल डायमंड से मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है लैब ग्रोन डायमंड्स। ठीक है, ये कितने परसेंट चीपर है, 20% चीपर है। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लैब ग्रोन डायमंड्स का थ्रू CVD, जो हमने अभी पढ़ी थी ना, केमिकल वेपर जो डिपोजिशन जो प्रोसेस पढ़ी थी, उसके थ्रू बनाने वाला इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका। ठीक है, और 25% जो ग्लोबल LGD प्रोडक्शन है, लैब ग्रोन डायमंड्स का जो प्रोडक्शन है वो इसी के थ्रू होता है, CVD टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके अलावा ओवरऑल इंडिया में कितने हैं जो लैब ग्रोन डायमंड है उनका ग्लोबल प्रोडक्शन कितना है, 15%। कितना है, ओवरऑल इंडिया में 15% ग्लोबल जो है ये ऐसे वाले डायमंड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, इंडियन ओशन डायपोल के बारे में बताना है। किसके बारे में, इंडियन ओशन डायपोल के बारे में। सबसे पहले, इंडियन ओशन डायपोल इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन ओशन नियर द सोमालिया कोस्ट बिकम्स वार्मर देन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। देखो, जब सोमालिया का कोस्ट, जब ईस्टर्न अफ्रीका का कोस्ट या सोमालिया का कोस्ट वार्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंडियन डायपोल। तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडियन डायपोल बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। पॉजिटिव इंडियन डायपोल कब होगा, जब ईस्टर्न अफ्रीका का जो कोस्ट है वो क्या हो जाएगा, मेनली क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। सेकेंड है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल इवेंट इज ऑफन सीन डेवलपिंग एट द टाइम। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। पॉजिटिव इंडियन डायपोल जब होगा जब अल नीनो ईयर होगा, और नेगेटिव जब होगा जब मेनली ला नीना ईयर होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड है, ए पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल हेल्प्स रेनफॉल अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट। बिल्कुल जहाँ पे वार्मर साइड होगी वहाँ पे ज़्यादा बादल बनेंगे और ज़्यादा बारिश होगी। तो बिल्कुल पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा तो अफ्रीका की जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी और इसी तरह से इंडिया में भी ज़्यादा रेनफॉल होगी। जबकि जो रेनफॉल की कमी हो जाएगी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की साइड में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इंडियन ओशन डायपोल के बारे में सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसके बारे में रॉन्ग है। तो अभी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है हमारी। ये समझ में आया कि ला नीना में अपोजिट होता है जो भी इसका दे रखा है। ठीक है, अल नीनो में अफ्रीका की साइड क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। ठीक है, अल नीनो में अफ्रीका की साइड वार्म हो जाती है और ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स को। डेवलपमेंट ऑफ अग्नि मिसाइल स्टार्टेड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल, अग्नि मिसाइल का डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हुआ था, और भी बहुत सारे मिसाइल का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, इसके नाग और आकाश। ठीक है, इन सारे मिसाइल्स का डेवलपमेंट इसी में स्टार्ट हुआ था। सेकंड है अग्नि पी, जो है वो एक कैनिस्टर्ड मिसाइल है। बिल्कुल, ये कैनिस्टर्ड मिसाइल है जिसको मेनली रोड से भी, रेल से भी, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ताकि इसका डिप्लॉयमेंट ईजी किया जा सके और क्विकर पेस से इसको लॉन्च किया जा सके। बिल्कुल सही है। थर्ड है अग्नि 5, जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। बिल्कुल याद रखना है, अग्नि 5 क्या है, एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो DRDO ने बनाई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे इन मिसाइल्स के बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ये देखो, अग्नि के बारे में बात चल रही थी, अग्नि 5 के बारे में लास्ट स्टेटमेंट में। तो अग्नि 5 क्या है, एक इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है ये, मेनली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मेनली इस प्रोग्राम के अंडर डेवलप हो रही है। ठीक है, और कौन सी है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और मेनली अग्नि मिसाइल्स को जो है कौन डेवलप कर रहा है, DRDO डेवलप कर रहा है। अदर कौन से मिसाइल्स हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, जिनकी आप देख सकते हो क्या क्या रेंजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा है हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मेनली APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट थे, उनका ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, ये सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल इस प्रोग्राम को कब मिला था, 1983 में मिला था। और 5 मेनली इसमें मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो मिसाइल, ये देखो, ये वाली मिसाइल है। अगर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी शॉर्ट रेंज है। इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि है। ठीक है, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल है। ठीक है, आकाश है, नाग है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी ही मिसाइल IGMP MDP के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो हो जाता है वो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कि पहला GI टैग प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखो भाई, ये तो मेरे को लग रहा है सबको ये क्वेश्चन पता होगा कि ये कौन सा है, दार्जिलिंग टी। सबसे पहले जो थी ये हमारी दार्जिलिंग टी बनी थी। ठीक है, सबसे पहले दार्जिलिंग टी को वो मिला था, क्या, GI टैग सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था, और ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दार्जिलिंग टी को और क्या कहते हैं, शैम्पेन ऑफ टीज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, जो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। वेडल सी, वेडल सी किसका पार्ट है। देखो, अगर आपने हमारा अंटार्कटिक ओशन का अगर लेक्चर देखा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये साउदर्न ओशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, साउदर्न ओशन का पार्ट है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा अंटार्कटिका वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न अंटार्कटिका है, यहाँ पे वेस्टर्न अंटार्कटिका है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट सीज कौन से, वेडल सी आपको दिख रहा है, यहाँ पे है वेडल सी, यहाँ पे है वेडल सी। बेलिंगुसेन सी भी यहाँ पे है एक। ठीक है, अमंडसन सी भी यहाँ पे है। रोज सी सबसे फेमस है, 2 हैं, वेडल सी और रोज सी सबसे फेमस सी है ये। ठीक है, सोमोव सी है यहाँ पे, मौसन सी है, डेविस सी है, कॉरपोरेशन सी है। देखो, कॉरपोरेशन सी शायद आपको लगेगा भी नहीं, कहीं पे है, कॉरपोरेशन सी भी है, और कॉस्मोनॉट सी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारे सी, स्कोचिया सी यहाँ पे है। तो ये सारे सी यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना साउदर्न ओशन में कौन कौन से सीज हैं, मैंने बता दिए हैं, इनको ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें मराठास के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। ठीक है, हमें किसके बारे में, मराठास के बारे में बतानी है। तो क्या बोलता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मराठास के बारे में। फर्स्ट है, द रिवेन्यू सिस्टम ऑफ शिवाजी वाज बेस्ड ऑन दैट ऑफ मलिक अम्बेर ऑफ अहमदनगर। बोल रहे हैं कि जो शिवाजी का जो रिवेन्यू सिस्टम था वो मलिक अम्बेर के, जो अहमदनगर के मलिक अम्बेर थे उनके ऊपर बेस्ड था। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, शिवाजी का जो रिवेन्यू सिस्टम था वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, मेनली इसमें लैंड को मेजर करने के लिए लाठीज़ का यूज़ किया जाता था। लाठी समझते हो, रोड। ठीक है, रोड या फिर लाठीज़ का यूज़ किया जाता था मेनली लैंड को मेज़र करने के लिए। ठीक है, और कई टाइप की लैंड में लैंड थी वो कई टाइप में क्लासिफाई की गई थी, जैसे कि पैडी फील्ड्स। ठीक है, पैडी फील्ड्स, उसके बाद गार्डन लैंड्स, फिर हिली ट्रैक्ट्स।
ठीक है, हिली ट्रैक्ट्स, इसमें मेनली इन्होंने अपनी लैंड को डिवाइड किया गया था। ठीक है, सेकंड है शिवाजी इंक्रीज द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग देशमुख्स एंड कुलकर्णीज। तो ध्यान रखना मेनली उन्होंने कुछ रिवेन्यू ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रखा था जिसका नाम था कारकुन्स। ठीक है, किसने, शिवाजी ने कुछ रिवेन्यू ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रखा था, उनका नाम था कारकुन्स। तो इन कारकुन्स की उन्होंने पावर को इंक्रीज कर दिया था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग देशमुख थे और जो कुलकर्णीज थे उनकी पावर को क्या कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है चौथ एंड सरदेशमुखी वर द टैक्सेस कलेक्टेड इन द मराठा किंगडम। तो याद रखना मेनली जो चौथ और सरदेशमुखी थे वे मेनली जो मराठास के सराउंडिंग एरिया थे या जो नेबरिंग एरियाज थे वहाँ पे मेनली कलेक्ट होते थे। ठीक है, तो चौथ और सरदेशमुखी मराठा किंगडम में नहीं, उसके जो एग्जिस्टिंग या फिर जो टेरिटोरियल रीजन थे वहाँ पे मेनली ये कलेक्ट होते थे। याद रखना। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमें बतानी है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ओनली वन, केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। ये आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मराठास के बारे में फिर से बताना है। मराठास वर डिफीटेड बाय अफगान्स इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जो मराठास थे वो मेनली अफगान्स ने हराए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। बिल्कुल आपने ये फेमस स्टोरी सुनी होगी। बिल्कुल थर्ड बैटल में मराठास को हरा दिया गया था। सेकंड है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लेड टू द ग्रेजुअल कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल थर्ड बैटल में मराठा हार गए थे। इंडिया में कोई मतलब कोई बंगाल रीजन में मतलब वहाँ पे कोई पावर रही नहीं, पावर वैक्यूम हो गया इंडिया में। तो मेनली क्या होगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बंगाल में वो ग्रेजुअल उसकी पावर कंसोलिडेट होगी। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, मराठास के बारे में आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा मिडिवल इंडिया का अंपायर था जिसने वुमेन को एम्प्लॉय किया था, जिन्होंने वुमेन को एम्प्लॉय किया था। तो कौन सा था, आप सोच के बताओ। तो ये कौन सा था, याद रखना ये विजयनगर अंपायर था। बहुत ही फेमस किंगडम है मिडिवल इंडिया का जिन्होंने वुमेन को, ये ओनली अंपायर था मिडिवल इंडिया में जिन्होंने वुमेन को स्टेट सर्विस में एम्प्लॉय किया था। क्योंकि उस टाइम पे जो वुमेन थी उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन थी सोसाइटी में, इसलिए उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एब्जॉर्ब किया गया था। क्योंकि वो एजुकेटेड भी होती थी, उनको ट्रेन भी किया जाता था अलग अलग जगह पे। ठीक है, उनको बॉडीगार्ड्स वगैरह भी लगाया जाता था, याद रखना। ठीक है, तो और कोर्ट्स, जो किंग के कोर्ट्स होते थे वहाँ पे भी उनको एम्प्लॉय किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें बताना है होयसाला किंगडम के बारे में। किसके बारे में, होयसालास के बारे में। देखो सबसे पहले होयसाला वर फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याण। बिल्कुल जो चालुक्याज ऑफ कल्याण है उनके फ्यूडेटरीज थे होयसाला, बिल्कुल उनके नीचे काम करते थे, बिल्कुल सही है। बिट्टी देवा वॉज फाउंडर ऑफ डायनेस्टी ऑफ दिस डायनेस्टी। तो याद रखना होयसाला के फाउंडर थे साला। कौन थे, साला। होयसाला को किसने, होयसालास को किसने फाउंड किया था, साला ने। ठीक है, तो याद रखना इनके फाउंडर का नाम ही साला था। ठीक है, तो होयसाला थे वो। तो बिट्टी देवा नहीं था, बिट्टी देवा इनका एक बहुत ही बड़ा किंग था, काफ़ी फेमस किंग का नाम था बिट्टी देवा। ठीक है, बिट्टी देवा इनके एक फेमस किंग का नाम था और इसको विष्णुवर्धन भी बोला जाता था। बिट्टी देवा का दूसरा नाम क्या था, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन नाम आ जाए तो ये भी बिट्टी देवा का ही नाम था। ठीक है, थर्ड है द्वार समुद्रा वॉज देयर कैपिटल। बिल्कुल द्वार समुद्रा भी इनकी कैपिटल थी। इनकी कैपिटल क्या थी, मेनली द्वार समुद्रा थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, ये 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। और इन्होंने चोलास को हराया था, तो याद रखना इन्होंने मतलब गंगावड़ी जो एरिया था वहाँ पे एक आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस बैटल था तालाकाडू का। तालाकाडू का एक बैटल हुआ था, तालाकाडू का एक बैटल हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे जो गंगावड़ी एरिया था, गंगावड़ी एरिया से इन्होंने चोलास को टोटली निकाल दिया था। ठीक है, इसलिए और फिर इन्होंने टाइटल ले लिया था, किसने, बिट्टी देवा ने या फिर विष्णुवर्धन ने एक टाइटल ले लिया जिनका नाम था तालकाडू गोंडा। तालकाडू गोंडा। ठीक है, तालकाडू गोंडा मतलब तालकाडू से इन्होंने मेनली जो चोलाज है उनको भगा दिया था, तो वही थे तालकाडू गोंडा। इनको इसलिए बोला जाता है बिट्टी देवा को, याद रखना। ठीक है, और जब इन्होंने चोलास को हराया, जब इन्होंने इस बैटल में चोलास को हराया, तो याद रखना उन्होंने टेम्पल्स भी बनवाए थे। तो एक टेम्पल का नाम है कीर्ति नारायण टेम्पल। आपने नाम सुना होगा कीर्ति नारायण टेम्पल। ये तो इन्होंने तलाकाडू में ही बनाया है।
ठीक है। ये तो इन्होंने तलाकाडू में ही बनाया है कीर्ति नारायण टेम्पल, और एक इन्होंने टेम्पल बनाया है चिन्नकेश्वर टेम्पल। एक इन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया है? चिन्नकेश्वर टेम्पल। एक इन्होंने बनवाया चिन्नकेश्वर टेम्पल। ये कहाँ पे बनाया हुआ है? इन्होंने बेलुरु में बनाया है। तो याद रखना, चोलास को हराने, इन्होंने बहुत खुश हो गए चोला को हरा के तलाकाडू के बैटल में, तो इन्होंने फिर अपना टाइटल, अपना नाम के अपना टाइटल भी रख लिया तलाकाडू गोंडा, और 2 टेम्पल भी बनवा दिए, कीर्ति नारायण टेम्पल और एक था चिन्नकेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होयसाला किंगडम के बारे में। किसने इसको फाउंड किया था? साला ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है? बहमानी किंगडम के बारे में बताना है। किसके बारे में? बहमानी किंगडम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है कि द बहमानी सुल्तान्स वर पैटर्न्स ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। बिल्कुल वो पर्शियन लैंग्वेज के काफ़ी ज़्यादा क्या थे? पैटर्न्स थे। सेकंड है बिद्री नेट आर्ट वर्क इज ऑफन एसोसिएटेड विद दिस किंगडम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मेनली बिद्री जो आर्ट वर्क है वो मेनली बहमानी किंगडम से एसोसिएटेड है। थर्ड है द सुल्तान प्रोसिक्यूटेड हिंदू प्रिवेंटिंग देम टू टेक पार्ट इन बहमानी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी। याद रखना, इनकी यही खासियत थी, बहमानी किंगडम के सुल्तान्स की यही खासियत थी कि उन्होंने हिंदूज को प्रोसिक्यूट नहीं किया, उन्होंने उनको अपनी स्टेट सर्विस में भी रखा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मुस्लिम सुल्तान्स थे और इन्होंने हिंदूज को भी अपने मेनली एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था काम करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन सी है? केवल फर्स्ट 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है? बी। ठीक है, तो हमारे टोटल जो है 5 क्वेश्चन हो जाते हैं स्टैटिक के कंप्लीट, और 5 हो जाते हैं हमारे करंट अफेयर्स के कंप्लीट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा देखो, बहुत सारे बच्चे मेंस के कोर्स के लिए बोल रहे हैं। देखो, मेंस का कोर्स जो है हमने अपने ऐप पे लॉन्च कर रखा है। आप डेली के 2 क्वेश्चन हमें लिख के भेज सकते हो। ठीक है, डेली के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको वीकली प्लान दिया गया है, वीकली आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप हमें वीक में टोटल जो है 14 क्वेश्चन एक भी दिन बिना छुट्टी के आप हमें लिख के भेज सकते हो। 24 आवर्स के अंदर जो आपका इवेल्युएशन है करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें करो ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, क्योंकि आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मैं करवा भी दूंगी ना, मानो कि मैं कोई वीडियो बना के एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, उससे आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल मैं सच बात बोल रही हूँ, आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रही हूँ। आप एक काम करो, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वीकली, आप वीकली क्वेश्चन को देखो, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन उठाओ, उनको लिखो और भेजो। ठीक है, तो जब आप उसका इवेल्युएशन मिलेगा ना आपको उन क्वेश्चंस का, तब आपको पता चलेगा आपको नेक्स्ट जब आप लिखोगे तो उसमें क्या गलतियां नहीं करनी है, या आप क्या अच्छा कर रहे हो क्या बुरा कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसे तो आप पढ़ते ही जा रहे हो, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हो, लेकिन मेंस के लिए पढ़ना नहीं, लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और वो मेरे लिखने से नहीं होगा, वो आपके ही लिखने से होगा। तो मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ, आप हमारे ऐप पे जाओ, डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज़ वहाँ पे चल रही है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप वो मेंस का मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, अभी आप 2024 के लिए भी चल रही है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर के लिए मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी सीरीज स्टार्ट हो रखी है। और इसके अलावा इस ईयर वाले जो इस ईयर में भी हमारा जो मेंस दे रहे हैं, उनके लिए भी हमारी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। तो चलिए, इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो यार चैनल को, ताकि इस चैनल की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हो सके आपके साथ मिलके। ठीक है, तो इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।